नमस्कार, स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्रिटेन में एक बार फिर सिख युवक को नस्लीय हमले का शिकार होना पड़ा है। दिखाएंगे क्यों तुर्की में वकील को कोर्ट में बनाया गया है बंधक, और बात होगी बेस्ट गोल्फर टाइगर वुड्स के टॉप 100 से बाहर होने की भी। तो शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन 31 नेताओं में शामिल हैं जिनकी निजी जानकारी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुए G20 शिखर सम्मेलन में गलती से सार्वजनिक हो गई थी। द गार्जियन अखबार की खबर के मुताबिक पिछले साल नवंबर में ब्रिस्बेन में G20 की बैठक के दौरान नेताओं की जानकारी सार्वजनिक हुई। ये गलती ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हुई, जब एक कर्मचारी का भेजा हुआ ईमेल गलती से एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजकों के पास पहुंच गया। बताया जा रहा है कि मेल में पासपोर्ट नंबर, वीजा का ब्यौरा और अन्य निजी जानकारी का जिक्र था। पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे और ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून उन नेताओं में शामिल हैं जिनसे जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जानकारी सार्वजनिक होने की वजह मानवीय भूल बताई है। मालदीव की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत जेल की सजा काट रहे लोग किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते। माना जा रहा है कि ये कानून मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी की सदस्यता से रोकने के लिए है। नशीद एमडीपी पार्टी के सह संस्थापक हैं। 85 सदस्यों वाली मालदीव की संसद ने इस कानून को 42 के मुकाबले 2 वोटों के अंतर से पारित किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सत्ताधारी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव को संसद में पूर्ण बहुमत हासिल है, इसलिए कानून को पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद जब सत्ता में थे तो उन्होंने एक जज को नजरबंद रखा था, जिसके बाद उन्हें सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया था और फिर नशीद को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया। ऐसे में इस कानून के पारित होने के बाद अब नशीद को एमडीपी के नेतृत्व और सदस्य दोनों से इस्तीफा देना होगा। मोहम्मद नशीद को आतंकवाद के मामले में दोषी पाए जाने पर 13 साल की सजा सुनाई गई है। तुर्की के इस्तांबुल में कोर्ट के भीतर कुछ हथियारबंद लोगों ने बंदूक की नोक पर एक वकील को बंधक बना लिया है। बताया जा रहा है कि जिस वकील को बंधक बनाया गया है वो एक सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी की संवेदनशील मौत के मामले की जांच कर रहा था। बंधक बनाने वालों की मांग है कि अगर प्रदर्शनकारी की मौत के जिम्मेदार अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो वकील को जान से मार डालेंगे। वहीं कोर्ट के भीतर गोली चलने की भी आवाजें सुनाई दी हैं, पर फिलहाल सुरक्षा बलों ने कोर्ट की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील की पहचान मेहमेद सलीम किराज के तौर पर हुई है। वकील को बंधक बनाने वाले वामपंथी गुट रिवोल्यूशनरी पीपुल्स लिबरेशन पार्टी फ्रंट के हथियारबंद सदस्य हैं। गुट ने कहा है कि प्रदर्शनकारी बुर्किन की जान लेने वाला अधिकारी टीवी के सामने अपना जुर्म कबूले, वरना वकील को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा गुट ने अपने साथियों के कोर्ट से सुरक्षित बाहर निकलने की भी मांग रखी है। तुर्की के कई शहरों में ब्लैकआउट की खबर है। तुर्की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी ने बयान जारी कर बताया है कि देश के दर्जनों शहरों में बिजली गुल हो गई है। अंकारा, इजमिर, अंतालिया और अदाना समेत 25 शहरों में ब्लैकआउट की खबर है। वहीं ब्लैकआउट से एयरपोर्ट और रेलवे समेत पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रभावित हुआ है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने बताया कि बिजली संकट से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने एक इमरजेंसी टीम बनाई है। साथ ही बिजली संकट के पीछे आतंकवाद समेत सभी मुमकिन कारणों का पता लगाया जा रहा है। ब्लैकआउट के पीछे साइबर हमले के सवाल पर तुर्की के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह आतंकी हमला है या साइबर अटैक, फिलहाल वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। ब्लैकआउट के कारण इस्तांबुल में मेट्रो रेल सर्विस पर भी असर पड़ा है। अचानक बिजली गुल होने से यात्रियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। इस्तांबुल में कई शहरों में ट्रैफिक लाइट्स भी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से मेन रूट्स पर जाम लगने की भी खबरें हैं। इराक और सीरिया में मौत का तांडव मचा रहे आतंकी संगठन
ISIS में शामिल होने की कोशिश में लगे एक परिवार के 4 सदस्यों को स्पेन से गिरफ्तार किया गया है। स्पेन के सिविल गार्ड ने बाडालोना शहर में मंगलवार सुबह मोरक्को के एक दंपति और उनके 2 बच्चों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन पर जिहादियों को सीरिया भेजने वाले नेटवर्क में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप है। स्पेन की समाचार एजेंसी FA के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों भाइयों की उम्र 16 साल से कम है और दोनों मोरक्को और तुर्की के रास्ते सीरिया जाने की तैयारी कर रहे थे। जांच में ये भी बात सामने आई है कि दोनों भाई मंगलवार सुबह बाडालोना से मोरक्को जाने वाले थे और वो तुर्की भेजे जाने वाले नेटवर्क के संपर्क में आ चुके थे। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों ने अपना स्कूल भी छोड़ दिया था। वहीं परिवार को भी दोनों के सीरिया जाने की पूरी जानकारी थी। स्पेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का एक भाई और था, जो आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने के बाद साल 2014 में सीरिया में मारा गया था। इससे पहले भी दुनिया के कई और देशों से नौजवान इस्लामिक स्टेट में शामिल हो चुके हैं या फिर शामिल होने की कोशिश कर चुके हैं। सीरिया के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में मिसाइल हमलों और बम धमाकों में 26 लोग मारे गए हैं। उत्तरी प्रांत इदलिब में जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट दागे गए और सेना ने हवाई हमले भी किए, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इदलिब शहर पर शनिवार को अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल नुसरा फ्रंट ने कब्जा कर लिया था। लंदन की मानवाधिकार संस्था के मुताबिक हमलों में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। वहीं सीरिया जॉर्डन की सीमा के पास हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग जख्मी हो गए। सीरिया में बिगड़े हालात पर संयुक्त राष्ट्र चिंता जता चुका है, क्योंकि गृह युद्ध को 5 साल पूरे हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया में मार्च 2011 से शुरू हुए संघर्ष में आम नागरिकों और विद्रोहियों समेत 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है या फिर दूसरे देशों में शरण लेना है। सीरिया में एक तरफ गृह युद्ध छिड़ा है, तो वहीं देश के बड़े हिस्से पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने कब्जा कर रखा है। दुनिया की यात्रा पर निकला और पूरी तरह सोलर एनर्जी से उड़ने वाला सोलर इम्पल्स 2 विमान मंगलवार को चीन के चोंगकिंग शहर पहुंच गया। इस सोलर प्लेन ने सोमवार को म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से उड़ान भरी थी। चोंगकिंग के बाद ये विमान चीन के दूसरे शहर नानजिंग जाएगा और चीन में कुछ वक्त बिताने के बाद विमान अमेरिका के हवाई के लिए रवाना होगा। सोलर इम्पल्स 2 लगातार कई दिन तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इस विमान ने अपने सफर की शुरुआत 9 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात के शहर अबू धाबी से की थी और पूरी दुनिया का दौरा करने के बाद सोलर इम्पल्स 2 जुलाई के आखिर या अगस्त की शुरुआत में वापस अबू धाबी पहुंच सकता है। अपने अब तक के सफर में सोलर इम्पल्स 2 2 बड़े रिकॉर्ड बना चुका है। पहला रिकॉर्ड एक बार के सफर में सबसे लंबी दूरी तय करने का है, जिसमें सोलर इम्पल्स 2 ने ओमान के मस्कट से भारत के अहमदाबाद के बीच 1468 किलोमीटर लंबी दूरी तय की थी। और दूसरा रिकॉर्ड ये कि वाराणसी से म्यांमार तक की उड़ान के दौरान विमान की रफ्तार 216 किलोमीटर प्रति घंटा। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। विटोरी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। विटोरी ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में 20.46 के औसत से 15 विकेट लिए हैं। 36 साल के विटोरी ने 1997 में डेब्यू किया था। उन्होंने 113 टेस्ट में 362 और 295 वनडे में 305 विकेट लिए हैं। It's the last game for New Zealand in the final, so it was a lovely way to finish. Obviously, we would have been great to win, but I'm pretty proud of everyone and the way they've gone about things for the last 6 weeks. विश्व कप के बाद अलग अलग टीमों के 8 खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद श्रीलंका के कुमार संगकारा ने वनडे और महिला जयवर्धने ने तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक ने वनडे और शाहिद अफरीदी ने वनडे और टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया। वर्ल्ड कप फाइनल में जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क और उप कप्तान ब्रैड हेडिन ने भी वनडे से रिटायरमेंट ले लिया। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर भी रिटायर हो चुके हैं। अपने करियर में पहली बार टाइगर वुड्स दुनिया के टॉप 100 गोल्फ प्लेयर्स में शामिल नहीं है।
14 बार चैंपियन बनने वाले वुड्स साल 1996 में बेस्ट 100 गोल्फ प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हुए थे। टाइगर वुड्स अपने करियर में लगातार 683 हफ्ते तक नंबर 1 प्लेयर बने रहे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पर अब टॉप 100 गोल्फ प्लेयर्स की लिस्ट में टाइगर वुड्स 104वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले सितंबर 1996 में वुड्स दुनिया के टॉप 100 गोल्फर्स की लिस्ट से बाहर थे। तब टाइगर वुड्स की रैंकिंग 221 थी। 39 साल के वुड्स ने इस साल 6 फरवरी को फार्मर्स इंश्योरेंस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने अब तक गोल्फ नहीं खेला है। फरवरी में पीठ में दर्द के चलते उन्होंने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। वुड्स ने कहा था कि टूर्नामेंट खेलने के लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं है और अनिश्चित काल के लिए छुट्टी लेने की घोषणा की थी। वुड्स का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वो 9 अप्रैल से शुरू होने वाले मास्टर्स टूर्नामेंट से वापसी करेंगे। दुनिया के 7 अजूबों में एक है पेरिस की शान आईफल टावर। इसे प्यार के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। दुनिया भर के लोग पेरिस जाकर इस खूबसूरत इमारत के दीदार कर पाने का सपना देखते हैं। इतिहास के पन्नों में झांका जाए तो 31 मार्च का दिन इस इमारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि 31 मार्च 1889 को आईफल टावर को आम लोगों के लिए खोला गया था। ऐसे में ये आईफल टावर की 126वीं सालगिरह का मौका है और इस मौके पर सर्च इंजन गूगल ने इसे अपना डूडल बनाया है। डूडल में आईफल टावर के बनने के अंतिम चरण को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि 1889 में गुस्ताव आईफल ने इसे बनाया था। उस समय आईफल टावर इंजीनियरिंग का चमत्कार ही था। आईफल टावर 324 मीटर ऊंची इमारत है। 1930 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। आज आईफल टावर पेरिस की पहचान है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। बताया जाता है कि एक साल में आईफल टावर के दीदार के लिए 7 मिलियन पर्यटक आते हैं। वहीं पर्यटन की दृष्टि से गर्मियां यहाँ का पीक सीजन है। गर्मियों में यहाँ रोजाना करीब 30,000 पर्यटक पहुँचते हैं। यानी 31 मार्च का ही वो दिन है जब 1889 में दुनिया को ये खूबसूरत अजूबा नसीब हुआ था और इसी को सेलिब्रेट कर रहा है गूगल। ब्रिटेन में नस्लीय हिंसा का एक और मामला सामने आया है। ब्रिटेन में बर्मिंघम की ब्रॉड स्ट्रीट में एक सिख युवक की पिटाई की गई और पिटाई के वक्त आसपास के कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी सिख युवक की मदद नहीं की। वीडियो को इंटरनेट पर डाले जाने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित से सामने आने की अपील भी की है। ये तस्वीरें ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के मशहूर नाइट स्पॉट ब्रॉड स्ट्रीट की हैं, जहां कुछ ब्रिटिश लड़के भारतीय मूल के सिख लड़के की पिटाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये सिख युवक खुद को हमलावरों से बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने हाथों से अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अकेला होने की वजह से हमलावर इस पर हावी हो जाते हैं। ये घटना 29 मार्च यानी रविवार की है और ऐसा माना जा रहा है कि ये एक नस्लवादी हमला था, जिसमें जानबूझकर इस सिख युवक को निशाना बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि हमले के दौरान आसपास काफी भीड़ थी, लेकिन किसी भी शख्स ने इस नस्लवादी हमले को न तो रोकने की कोशिश की और न ही इस पर कोई आपत्ति जताई। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सिख नागरिकों पर हुआ ये हमला कोई नई बात है। इससे पहले भी ऐसे कई वाकये हो चुके हैं। अगस्त 2013 में लंदन में एक ब्रिटिश लड़की ने भारतीय मूल के बुजुर्ग सिख पर जानलेवा हमला किया था और फिर धक्का देकर उन्हें नीचे गिरा दिया था। इस हमले में जख्मी हुए जोगिंदर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के कुछ युवाओं की मानसिक स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। ये वही ब्रिटेन है जहाँ के समाज को सभ्य कहा जाता है, लेकिन ये तस्वीरें ब्रिटेन के समाज का सच बयां कर रही हैं। ब्रिटेन की मशहूर सोशल रिसर्च संस्था नेटकन सोशल रिसर्च ने साल 2014 में एक स्टडी की थी, जिसमें पाया गया था कि ब्रिटेन के 1/3 लोगों की सोच नस्लवादी है।
इस स्टडी में ब्रिटेन के 2000 लोगों का सैंपल इंटरव्यू किया गया था और इनमें से 30% लोगों ने माना था कि उनके विचार नस्लवादी हैं। साल 2013-14 में ब्रिटेन में 44,480 नस्लीय हिंसा के मामले दर्ज किए गए, जिसमें नस्लवाद से लेकर धर्म विरोधी, लिंग विरोधी और जाति विरोधी मामले शामिल थे। इंस्टीट्यूट ऑफ रेस रिलेशंस के आंकड़े कहते हैं कि साल 2011-12 में ब्रिटेन में 37,000 नस्ल हमलों के मामले सामने आए। ज्यादातर हमलों में 20 से 49 साल के लोगों को निशाना बनाया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ रेस रिलेशन की साल 2014 की स्टडी कहती है कि ब्रिटेन में पिछले 15 सालों में नस्लवादी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 100 है। निर्भया पर डॉक्यूमेंट्री बनाने पर बीबीसी ने देर नहीं की थी और भारत के विरोध के बावजूद डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया गया। लेकिन आखिर क्या बीबीसी ये सच भी दुनिया के सामने रखेगी कि कैसे नस्ल भेद की वजह से हजारों लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ता है और कई बार तो अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में सिख युवक की पिटाई का भारत में भी विरोध हुआ है। पंजाब सरकार ने भी ब्रिटेन में हुए हमले की निंदा की है। ब्रिटेन में हालात बने वो जहां बहुत ही निंदनीय है, वहीं मैं समझता हूं भारत सरकार को भी इसके ऊपर पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये सिखों के साथ मिस्टेकन आइडेंटिटी है। चाहे वो अमेरिका में हुए हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हुए हों, अब चाहे वो ब्रिटेन में हुए हों। इसके पीछे कारण ये है कि वहां के लोग हमें अरब्स के साथ मिलाते हैं। अगर आपने देखा पिछले दिनों में एक सर्वे आया जिसमें ये बताया गया कि अभी भी अमेरिका में 60 से ज्यादा % लोग को यही जानकारी नहीं है कि अरब्स कौन है और सिख्स कौन है। इसलिए जब तक भारत सरकार ऐसे पुख्ता कदम नहीं उठाती जिसके चलते उनको यह जानकारी नहीं दी जाती ये सिख्स हैं, ये भारतीय हैं और हिंदुस्तान में हमारे रूट्स हैं। दुनिया में जितने भी सिख्स हैं उन सब की जो शाखाएं हैं, रूट्स हैं, वो देश भारत के अंदर हैं। तो भारत सरकार को ऐसे पुख्ता कदम उठाने चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसमें बहुत दुखदाई मसला है और भी दुखदाई है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर ही कांटेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज इट कंसर्न्स द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स का मसला है, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू ही हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही हो सकता है। तो हम उनके साथ इन टच हैं ताकि जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जाए। और दूसरी तरफ से हमारे जो पार्टी के प्रधान हैं सर सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने अपनी पार्टी के जो हमारे वहाँ वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं और जो और कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वहाँ, उनके साथ राब्ता कायम किया है ताकि वो लोकली वहाँ कोऑर्डिनेट करें एफर्ट्स को और गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव डालने की बात है। और हाई कमीशन जो इंडियन हाई कमीशन है लंदन में, उसके थ्रू भी इन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि ऐसी बातें दोबारा ना हो। होली के टाइम में आपने वाटर बलून फाइट तो आपने देखी ही होगी और खुद उसका लुत्फ भी उठाया होगा, लेकिन अब हम आपको ऐसी बलून फाइट दिखाएंगे जो एक कॉलेज में ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स जमकर हिस्सा लेते हैं और बेहद ही थ्रिलिंग होते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये खास तैयारियां चल रही हैं वाटर बलून फाइट की। रंग बिरंगे पानी से भरे बलून्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को स्पेशल टी शर्ट्स दी जा रही हैं। हर कोई एक्साइटेड दिख रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है पानी से भरे गुब्बारों की जंग। दरअसल बलून फाइट अमेरिका के कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज की जाती है और इसके ऑर्गेनाइजर्स स्टूडेंट्स ही होते हैं। समर्स की हीट को बीट करने के लिए और कुछ एक्साइटिंग करने के लिए ये फाइट ऑर्गेनाइज की जाती है। इस फाइट के लिए करीब 10,000 पानी से भरे गुब्बारे तैयार किए जाते हैं। ताकि पानी की इस मस्ती में कोई कमी ना आ सके। देखिए ये सभी स्टूडेंट्स कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ सेट हो चुका है।
अब देखिए इस इंटरेस्टिंग फाइट का नजारा। कैसे लोग पूरे जोश के साथ एक दूसरे पर गुब्बारे से अटैक कर रहे हैं। इनमें से किसी को नहीं पता कि गुब्बारा आखिर लगने किसको वाला है। बस हवा में तीर चलाने की तरह ही बलून अटैक हो रहा है। ये फाइट देखने में तो काफी इंटरेस्टिंग है। खैर, गर्मियों में भला इससे ज्यादा थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग इवेंट और क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो थी बलून फाइट की बात। अब आगे बढ़ेंगे, बात करते ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन। आपने इन तमाम कलर्स की बिल्लियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बिल्ली देखी है जो पर्पल कलर की है? ये बात सुनने में जरूर थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, पर ऐसा है। देखिए इस रिपोर्ट में। आपने कई तरह की बिल्लियां देखी होंगी, मोटी, पतली, सफेद, भूरी। कोई मस्ती करती तो कोई आराम फरमाती। जी हाँ, बिल्लियों की कई किस्में हैं, लेकिन जैसे बिल्ली हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। बिल्ली को देखकर हो जाएंगे हैरान। ऐसी बिल्ली कभी नहीं देखी होगी। बिल्ली का रंग बना उसकी पहचान। जरा इस बिल्ली को देखिए तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये है पर्पल यानी बैंगनी रंग की बिल्ली, और इसे इस समय अमेरिका के टेक्सास शहर के एक एनिमल शेल्टर में रखा गया है। पर इस बिल्ली को देखकर कई सवाल दिमाग में आते हैं। ये बिल्ली की कौन सी ब्रीड है? बिल्ली का रंग ऐसा क्यों है? क्या दुनिया में ऐसी और भी बिल्लियां हैं? तो आपको बता दें कि एक आम बिल्ली है और इसका ये बैंगनी रंग प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किसी ने इसे पर्पल रंग में डाई किया है। इन दिनों कई देशों में पालतू जानवरों को कलर करने का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जानकार इसे इन जानवरों की जान को खतरा बता रहे हैं। खैर, ये फ्यूशिया बिल्ली एकदम हेल्दी है और उम्मीद की जा रही है कि इसके पर्पल कलर के बावजूद कोई न कोई इस बिल्ली को अडॉप्ट जरूर कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके साथ द वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।